कैसे बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। वीडियो लेक्चर सीरीज की अगली कड़ी में हम क्लास 6 का जो चैप्टर है, इकाई है कक्षा 6 का इकाई 6, जिसका नाम जीव जगत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये रहा आपका जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग आज? सजीव के लक्षण क्या होते हैं, सजीव निर्जीव में अंतर क्या है, ये जानेंगे। कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय क्या होती है, कोशिका सूक्ष्म जीव क्या होता है, ये जानेंगे हम लोग। सजीव का वर्गीकरण क्या होता है, ये जानेंगे। पौधों में विभिन्न भागों में की संरचना और कार्य, मतलब पौधों के विभिन्न क्या क्या भाग हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनके कार्य क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल जो भी है, उनका रूप बदल कर रूपांतरण जो भी होता है, बदलाव होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर? चैप्टर 6 है जीव जगत, क्लास 6, विषय हमारा विज्ञान है। तो आइए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं? आपने क्लास में बच्चों ये देखा होगा कि कुर्सी मेज रखा हुआ है, हम है, आप, खिड़की के बाहर पेड़ पौधे हैं। तो सजीव निर्जीव होते क्या हैं? सजीव होते हैं जिसमें जीव होता है, जिसमें जान होती है। निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होती है। निर्जीव मतलब आपका लकड़ी की कुर्सी हो गई, पेड़ में जब तक जान रहता है, हरा रहता है, जब सूख जाता है तो उसको काट के आप लकड़ी का कुर्सी, मेज, अलमारी, तख्ता, पलंग बनवाते हैं, तो उसमें निर्जीव वस्तुओं में आ जाते हैं, जिसमें जीव न हो। डस्टर हुआ आपका, जिसमें जीव नहीं, उसको निर्जीव बोलेंगे। जिसमें जान हो, चलता फिरता हो, जीवन प्रक्रियाएं उसमें होती हैं, उसे हम सजीव बोलते हैं। पृथ्वी पर दो चीजें होती हैं सजीव में, एक पादप, दूसरा जंतु। पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु में आपका हम, आप, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से सूक्ष्म जीव आदि आते हैं, जिसमें जीव होते हैं। पादप और जंतु। तो हम सजीवों के लक्षण के बारे में आइए जानते हैं, क्या होता है सजीव के लक्षण। सभी जीवों पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, संवेदनशीलता होती है, जिस प्रक्रियाएं अनवरत होती रहते हैं, हम इन्हें जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। अभी आपसे बात हुई थी, मतलब सजीव में जैव प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें क्या क्या होता है? आपका पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, संवेदनशीलता है, जिसे हम जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। इंग्लिश में कह लें न्यूट्रिशन होता है आपका, श्वसन आपका रिस्पिरेशन होगा, उत्सर्जन आपका एक्सक्रीशन होगा, संवेदनशीलता जो होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोसेस हो। इसको हम कुल मिलाकर जैव प्रक्रियाएं बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। आइए हम जानते हैं पोषण क्या होता है। बच्चों, घर में रोटी खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को हम अनेक प्रकार के कार्यों में उसका हम उपयोग करते हैं। रोटी दाल चावल खाते हैं, वो सब क्या पोषण के तत्व है। क्या है? पोषण के तत्व, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से हम लोग कार्य करते हैं, उसका उपयोगिता हम लोग कार्य करने में करते हैं। शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से हमें प्राप्त होती है।
ये जो ऊर्जा है हमें भोजन से प्राप्त होती है, और वो भोजन किससे मिलता है? पौधों से मिलता है। वो किससे मिलती है? जो ऊर्जा में मिलती है वो पौधों से मिलती है। अभी आज सवेरे आप सबको हम वीडियो दिखा रहे थे श्वसन का, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण और शोषण का। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाई प्रोडक्ट, तो वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, और आपका जो खाना बनता है, भोजन बनता है उनका, जैसे हमारा किचन होता है घर में, उसी तरह उनका किचन जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ उनका खाना बनता है। खाना बनाने के पश्चात जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, उनका खाना बनता है। तो वो स्टार्च बनाने के बाद ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखिएगा। कुछ जंतु अपने भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। कुछ जंतु, जैसे हम लोग मीट मांस खाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी, तो हम लोग जो पौधे से जो भोजन प्राप्त होता है उसको हम खाते हैं, तो उसको उन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। कोई जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी हो गई, बकरी आपकी घास खाती है, पत्ता चबाती है। हिरन हो गया, चूहा आदि, चूहा दाना खाता नहीं, तो ये आपके शाकाहारी। कुछ जंतु शाकाहारी जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। कुछ जंतु जो होते हैं शाकाहारी जंतु को खाते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, बिल्ली हुई। बिल्ली क्या खाती है? चूहा खाती है, दूध पीती है। मनुष्य है, वो भी तो मांस खाता है, वो भी मांसाहारी में आएगा, लेकिन वो शाकाहारी है तो सर्वाहारी में आएगा। दो अतः कुछ जंतु ऐसे हैं तो जो पेड़ पौधे और अन्य जंतुओं का अर्थात दोनों स्रोत का उन्हें सर्वाहारी करता है। जैसे ये मनुष्य आ गए, हम आ गए, कॉकरोच आ गए, कॉकरोच भी क्या सर्वाहारी है। क्लियर? तो हमने क्या क्या जाना अभी? शाकाहारी जो पौधे पे डिपेंडेंट और निर्भर हो, जो शाकाहारी जंतुओं को खाए उसे हम मांसाहारी बोलते हैं, जो दोनों को खाए उसको हम सर्वाहारी बोलते हैं। पौधों पोषण, आइए देखो, पौधों जो पोषण होता है बच्चों, वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, ये फिगर देखिए, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, सौर ऊर्जा सूर्य से पौधा पत्ती पे जा रहा है। पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। और ये जो आपका जड़ है, जड़ जो है आपका जल पहुंचाता है ऊपर की साइड। ये देखिए, ये जड़ से जल जा रहा है और इधर प्रकाश पड़ रहा है सूर्य पर। ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है ना, पानी ऊपर जा रहा है। यहीं पे आपका पौधा खाना बनाता, क्या बनाता? खाना। स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल H2O, और हमें क्या देगा? स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन हम लेते हैं
कौन लेता है? मनुष्य लेता है। ये हम प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण ग्रहण करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में खाना बनाते हैं। उसको जो संचय होता है स्टार्च करते हैं और बदले में उनको ऑक्सीजन देते हैं। यही ऑक्सीजन हम श्वसन प्रक्रिया द्वारा हम मानव लेते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। याद रखिए क्लोरोप्लास्ट होता है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। श्वसन जो है सभी जंतुओं पौधों में होता है। इस क्रिया सभी जंतु पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पौधे में बहुत रेयर पौधे आते हैं, जंतु कर लीजिए। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जो फेफड़े जो लंग्स होते हैं उनके द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रहा है उससे जो हम खाना खाए हुए थे उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा बनती है। और जो हमें ऊर्जा ये जो बन रही है उसको हम संचय कर लेते हैं और जो हम दैनिक कार्य करते हैं उसके लिए हम इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी हमारे शरीर बनी वो पुनः नाक के द्वारा बाहर आएगी और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हो गया? विभिन्न जो अलग अलग प्राणी है उनके अंदर जो श्वसन अंग होता है अलग अलग होता है। विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनके अंदर जो श्वसन अंग होता है, फेफड़ा, जैसे हम फेफड़े सांस ले रहे हैं ना, पूरा ये नासिक गुहा नासिका नासिक गुहा हो गया, उसके बाद यहाँ पे एसियोफेगस हो गया, फिर लंग्स हो गया, एल्वोलाई फेफड़ा हो गया, उसके अंदर एल्वोलियाई ब्रांच नुमा होता है, एल्वोलस बोलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। और इसी तरह अलग अलग जंतुओं में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मनुष्य में के अंदर क्या होता है? फेफड़ा होता है। मछली के अंदर गिल्स होते हैं, गलफड़े बोलते हैं हिंदी में। पानी में रहने मेढक जो होता है वो त्वचा से लेता है। पानी जब मेढक रहता है तो वो जो सांस लेता है टर टर बोलता है ना, वो तो जमीन पे आके बोलता है। जब पानी में रहता है त्वचा से सांस लेता है, जमीन पे रहता है तो वो फेफड़ों से लेता है। इतना क्लियर? पानी में जब रहेगा त्वचा से लेगा और जमीन पे जब रहेगा फेफड़ों से लेगा। मछली जो सांस लेती है वो गिल्स के द्वारा होती है, उनके पंख के नीचे। एक मान लीजिए ये मछली है, ये इसका पंख है तो यही इसका गलफड़ा होता है, गिल्स होता है। याद रखिएगा ये मछली है, ये इसका फिन है, मतलब इसका पंख है, यही नीचे गिल्स होते हैं। इसी द्वारा ऑक्सीजन लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। इतना क्लियर? अब मेढक जब है, मेढक काका जब पानी में रहते हैं, ये रहा मेढक, जब पानी में रहेगा तो त्वचा से सांस लेगा, ऊपर जो होता है दाएं बाएं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका त्वचा से सांस लेगा। और जब बाहर आएगा तो इसका फेफड़ा नीचे एक साइड होता है। मान लीजिए ये दिखा रहे हैं आपको बना के, ये मान लीजिए मेढक है, ये इसकी टांगे हैं उल्टा कर दिए हैं, तो इसका फेफड़ा यहीं पे होता है। ये उल्टा ऐसे करके खड़ा है, पटक दिया जाए, इसका फेफड़ा पीछे होता है। जब जमीन पे आता है इसको हम उभयचर बोलते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर का छुआ हुआ। क्लियर? क्या पौधे में श्वसन होता है? हाँ, पौधे में श्वसन होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है। गैस आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा, स्टोमटा, इंग्लिश में स्टोमटा बोलते हैं। मान लीजिए पौधा है तो रंध्र होते हैं, स्टोमटा बोलते हैं, स्टोमटा। हिंदी में इसको
रंध्र बोलते हैं। हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमटा बोलते हैं। गैस का आदान प्रदान होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं उत्सर्जन पे। उत्सर्जन की इंग्लिश होती है एक्सक्रीशन, मतलब शरीर में जितने भी एक्स्ट्रा वेस्टेज हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको जब बाहर करते हैं उस प्रक्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे हम खाना जो भी खाते हैं, पाचन हो गया, हमें ऊर्जा मिली, हमने उस ऊर्जा को कार्य करने में उसका उपयोग कर दिया, प्रयोग कर दिया, और जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ है वो मलमूत्र के द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। जैविक प्रक्रिया जैसे पाचन, श्वसन आदि फलस्वरूप सभी जीवों से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। जब अपशिष्ट पदार्थ शरीर में ज्यादा होते हैं तो वो जहर का काम करते हैं, हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ मल मूत्र हुए, पसीना हो गया, पसीना भी आपका एक प्रकार का आपका अनावश्यक पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जन प्रक्रिया पौधों में भी होता है। जैसे पौधे में देखते हैं गोद निकलता है, रबड़ होता है, रेजिंग हिंस होता है, टैनिंग कत्था होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे हम जंतुओं की बात करें बच्चों, तो जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मलमूत्र है, पसीना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इत्यादि है। और पौधों में भी होता है, जैसे गोद हो गया, रबड़ हो गया, रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, और गुदानुमा कटहल जैसे दूध होता है ना, उसका कटहल से निकलता है, कभी कभी उसमें देखते हैं चिपचिपा हो जाता है, तो वो भी आपका उत्सर्जी पदार्थ होता है पौधों में। संवेदनशीलता, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे हम पटाखे की आवाज सुनते हैं तो डर जाते, कंपन होता है तो डर जाते हैं, तुरंत अचानक कोई ब्लास्ट होता है तो एक हादस आ जाती है। उसके बाद चिड़िया पेड़ पे बैठी जब पटाखा बजता है तो उड़ जाती है, क्यों होता है? वो संवेदनशीलता का है। या किसी गर्म वस्तु को जब हम छूते हैं तुरंत हाथ हटा लेते हैं, क्यों होता है? वो संवेदनशीलता के कारण होता है। हमारे शरीर में जो होता है ना, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया दोनों होती है, एक्शन रिएक्शन दोनों होते हैं। गर्म लगता है तुरंत हटा लेते हैं, आप यदि आग को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, तुरंत हटा लेते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों होती है। पटाखे की आवाज होती है तो चिड़िया उड़ जाती है, हम सिहर जाते हैं। गर्म वस्तु, मनपसंद पकवान, उद्दीपन होता है, देखते हैं जीभ, मिठाई देख रहे हैं तो जीभ से पानी आने लगता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन है। पक्षियों का उड़ जाना, हाथ आग से हाथ का हटा लेना, मुंह पानी आना, इनकी अनुक्रिया है। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया संवेदनशीलता कहलाती है। किसी भी उद्दीपन के लिए शरीर जो भी अनुक्रिया करती है उसे हम संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे पिन चुभा रहा होता है तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं, सुई कहीं चुभ रही तुरंत पैर हटा लेते हैं। उद्दीपन प्रति संवेदनशील, जैसे छुई मुई है, छुई में छूते हैं जिसको हम लजवंती बोलते हैं। छुई मुई जो है, लजवंती पत्तियों का स्पर्श करते हैं, देखते हैं तो वो पत्तियां झुककर बंद हो जाती है, कहते हैं कि शर्मा गई है। उद्दीपन के प्रति वो संवेदनशील है, और कोई पत्ती नहीं है। वो जो सोई हुई है वो स्टिमुलस के प्रति संवेदनशील है, इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन का। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के प्रति, जिससे हम छूते हैं तो उसके अंदर स्टिमुलस आ जाता है तो वो पत्ती बंद हो जाती है। इसी प्रकार कई फूल प्रातः खिलते हैं और रात में खिलते हैं तथा दिन में बंद हो जाते हैं। जैसे रात रानी जो होती रात में खिलती है और दिन में बंद हो जाती है। सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता जीवों का प्राकृतिक स्वभाव है। ये जो संवेदनशीलता है ना जीवों का और पादपों का, ये आपका लजवंती जो है छुई मुई प्राकृतिक स्वभाव है। जैसे पानी शरीर बरसता है तो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, बरसात में भीग जाते हैं, तो बिजली कड़क रही तो डर जाते हैं, तो ये संवेदनशीलता है हमारी बारिश के लिए। बारिश से बचना है, जो आपका ठंडरिंग हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, चमक रहे हैं, तो उससे हमें बचना संवेदनशीलता है ये सब हमारा।
ये देखिए छुई मुई का पौधा है, ये पत्ता है, जैसे हम छू रहे हैं तो उसके दोनों पत्ते बंद हो रहे हैं। क्रिया अनुक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया का जो भी है यहाँ पे फंडा लगता है स्टिमुलस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। वृद्धि है, मुर्गी से अंडा आता है, मुर्गी से अंडा आता है, फिर उससे चूजा निकलता है, चूजा धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। इसी प्रकार बीज अंकुरित, जैसे हम बीज होता है पहले उसमें क्या आता है, जड़ आता है, फिर तना आता है, वो पौधे का रूप लेता है, फिर पौधे से क्या होता है, पेड़ का रूप लेता है, फिर वृक्ष बन जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है कि उसके ऊपर नहीं बढ़ता है। जैसे हम लोग हैं, कभी छोटे बच्चे थे क्लास 1 में 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट के रहे होंगे, फिर क्लास 12 तक आते आते 5 फुट 6 फुट हो जाते हैं, उसके ऊपर नहीं बढ़ता। बल्कि शरीर में जो बदलाव आता है, हमारा शरीर रूपांतरित होता है, पतले से मोटे हो जाते हैं। शरीर में धीरे धीरे जो भी जैव प्रक्रिया होती है, खाना खाते हैं शरीर में लगता है दाना, तो उससे हम कह लें जो बदलाव आता है, बदलाव आएगा, ये प्राकृतिक चीज है। एक समय अगर बदलाव, हम लोग मोटे हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे पतले हो जाते हैं और शरीर गलने लगती है। तो धीरे धीरे किसी चीज का ढलना, बनना और ढलना होता है, तो ये आपका वृद्धि कहलाता है। मुर्गी के अंडे चूजा न वयस्क होना, तो इस प्रकार बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा होता है, वृद्धि कारण विशाल वृक्ष बनता है। प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता रहता है, यह क्रिया ही वृद्धि कहलाती है। जो बढ़ते रहते हैं उसको वृद्धि कहते हैं। पेड़ पौधे में वृद्धि जीवन पर्यंत होते हैं, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक की होती है। पेड़ पौधे वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, और जबकि जो जंतु है इनकी वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। ये देखिए अंडा है, अंडे से चूजा निकला, फिर मुर्गा बना, मुर्गे को हम लोग खा गए, कहानी इसकी खत्म। बीज है, जड़ आया, तना आया, फिर पत्ती फूल आए, ये भी क्या हुई, ये बढ़ता रहता है, इसके तने बढ़ते रहते हैं, इसकी हाइट बढ़ती रहती है, जीवन पर्यंत पौधों में चलता है। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा, एक आयु ऐसी आएगी कि उसके ऊपर वृद्धि नहीं होगी, यही वृद्धि है। प्रजनन, पक्षी का घोंसला हमने देखा होगा, उसमें अंडे होते हैं, फिर उसमें चिड़िया आती है, छोटे छोटे बच्चों में बड़े होते हैं, तो क्यों होते हैं, ये प्रजनन होते हैं। घोंसले में देखा होगा, घोंसले अंडे देते हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। इस प्रकार मनुष्य, गाय, बिल्ली आदि वयस्क होने जैसे बच्चे को हम मनुष्य, गाय, आपका बिल्ली, कुत्ता जो भी है, हम जैसे अपने अपने छोटे बच्चों को एक तरह जन्म देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम प्रजनन करते हैं। पौधे के बीज को मिट्टी में बो देने को अंकुरित होकर नया पौधा जन्म देता है, फिर बीज बनता है, फिर वह बीज अंकुरित होकर नया पौधा, ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया चलती रहती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु पौधों में समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसी प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन होता क्या, सभी जीव जंतुओं में, पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। हमारे आसपास जो जीव जंतु रहते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे पैदा करते हैं। जंतुओं प्रजनन, चिड़िया अंडा देती है, और हम मनुष्य, गाय, बकरी, ये सब क्या देते हैं, बच्चा देते हैं। जो अंडा देते हैं उसको हम अंग्रेजी में ओवी पोरस बोलते हैं, और जो बच्चा देते हैं उसे हम बीवी पोरस बोलते हैं, याद रखिएगा। अंडा देने वाले जंतु, बच्चा देने वाले, चिड़िया का नाम है कौआ, मुर्गी, तीतर, ये सब। बच्चा देने वाला गधा, घोड़ा, बकरी, ये सब लिख दीजिएगा। निश्चित जीवन की अवधि पश्चात एक समय ऐसा आता है कि छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे साल 2 साल 4 साल होता है, क्लास 12 में जाके थोड़ा हष्ट पुष्ट होता है, फिर एक समय आता है बाहर, घर के बाहर जाता है, फिर उसकी नौकरी लगती है, फिर उसका शादी भी आता है, फिर अपने ही तरह प्रजनन, अपनी तरह ये लोगों को जन्म देने की क्षमता जो होती है उसको प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के द्वारा नए बच्चे आते हैं परिवार में, फिर उसके बाद वो क्या होता है, एक समय आता है कि उम्र ढल जाती है, शरीर का जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, पाचन तंत्र कम हो जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, धीरे धीरे शरीर जो होता है कमजोर होती जाती है, और जितने भी
हमारे शरीर के अंग है वो कमजोर होते जाते हैं और कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर एक दिन एकदम पतली हो जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो एक दिन मृत्यु हो जाती है। इसी को हम जीवन चक्र कहते हैं। जीवन निश्चित जीवन अवधि पश्चात मृत्यु होती है। सभी जीव जंतु और पौधों का निश्चित जीवन काल होता है। वो जीवन काल दर्शाए गए, ये देखिए फिगर में। गेहूं का 5 साल है, गेहूं का 5 माह है, माफ करिए, गेहूं का 5 माह है। और मनुष्य का जो है 60 से 70 वर्ष तक जिंदा रहता है। और सिकोया मतलब पाइनस का जो साइकस पाइनस का पेड़ होता है वो 3 से 4 हजार साल होता है। बरगद का जो जीवन काल है वो 100 से 200 है। कछुए का 120 से 150 साल है। तोते का आपका 14 से 15 साल है। चूहे का 4 से 5 साल चूहा जीता है। हाथी 70 से 80 साल या 90 साल। घोड़ा जो है 30 से 40 साल। कुत्ता 16 17 18 साल तक रहता है। बंदर 20 25 साल। बिल्ली यदि जिंदा रह गई तो 20 25 साल जीती है, मैक्सिमम 30 साल। तो यही चीज आपका जीवन चक्र का हिस्सा है, जीवन काल बोलते हैं। सजीव निर्जीव में अंतर क्या होता है ये देखते हैं। सजीव निर्जीव, सजीव में क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया होती है। निर्जीव में पोषण की प्रक्रिया नहीं होती है। सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, और निर्जीव क्या करते हैं, श्वसन नहीं करते हैं। इनमें वृद्धि होती है, सजीव में वृद्धि होती है, वृद्धि निर्जीव में नहीं होती। उत्सर्जन प्रक्रिया होती है सजीव में, उत्सर्जन प्रक्रिया निर्जीव में नहीं होती। सजीव जो होते हैं उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं और ये उद्दीपन के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। सजीव जो है वो प्रजनन करते हैं, अपने ही तरह के जंतुओं को जन्म देते हैं, उसे प्रजनन बोलते हैं। और निर्जीव जो होते हैं वो प्रजनन नहीं करते हैं। क्लियर। कोशिका क्या होती है, कोशिका जो है हमारे शरीर की न्यूनतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे शरीर की न्यूनतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो ईंट रखते हैं, ईंट के ऊपर ईंट, फिर सीमेंट प्लास्टर करते हैं, तो उसी तरह शरीर का एक कोशिका जो है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। एक कोशिका हमारे शरीर को धीरे धीरे जब इकट्ठा होती है ढेर सारी कोशिकाएं, एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका जब ढेर सारी कोशिकाएं इकट्ठा होती हैं तो ऊतक बनता है। और जब ढेर सारे ऊतक इकट्ठा होते हैं तो एक अंग बनता है, जैसे फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, गुदा, आपका फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, किडनी हो गई, तो ये सब अंग बना। जब ढेर सारे अंग हो जाते हैं तो आपका एक अंग तंत्र बनता है, इसको हम शरीर बोलते हैं। तो जो ऊतक होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिका क्या होती है, वो हमारे शरीर की न्यूनतम, एक कोशिका क्या होती है, न्यूनतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्लियर। कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिका तत्व होते हैं, कोशिकांग होते हैं। इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। और हम कोशिका को जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में विभाजित करते हैं। जो कोशिका पौधों में पाई जाती है उसको हम पादप कोशिका बोलते हैं, और जो जीवों में पाई जाती, जंतुओं में पाई जाती है उसे हम जंतु कोशिका बोलते हैं। जो पेड़ पौधों कोशिका पाई जाती है उसे हम पादप कोशिका बोलते हैं, जो जंतुओं में पाई जाती है उसे हम जंतु कोशिका बोलते हैं। इतना क्लियर। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका क्या है, पीपी येलो बोलते हैं।
पीपीएलओ जीवाणु कोशिका जो होती है, बैक्टीरिया होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ फुल फॉर्म देके हमको खोज के बताइएगा। प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लमसम 1.5 फुट का होता है। कोशिका सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके इसमें आपका बैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया को हम जीवाणु बोलते हैं और वायरस को हम विषाणु बोलते हैं। इतना क्लियर कर लीजिए। सूक्ष्म जीव वायरस बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु और विषाणु बोलते हैं हिंदी में। क्लियर। सजीवों का वर्गीकरण। पृथ्वी पर असंख्य जंतु पौधे हैं, ढेर सारे पौधे और जीव जंतु हैं। सारे जीवधारों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उनको समानता असमानता पे बांटे। जो हम वर्गीकरण करते हैं समानता और असमानता करते हैं। जो हम डिफरेंस करते हैं उनके अंदर क्या है, क्या कमियां है। कुछ में कमियां तो उनको अलग कर देते हैं, कुछ में हाथ है तो उनको अलग कर देते हैं, कुछ में हाथ है ही नहीं है उनको अलग कर देते हैं। कुछ चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं, तो उसके बेसिस समानता असमानता होती है। उसी के अनुसार हम समूहीकरण करते हैं। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती। कोई पूछ लिए कि वर्गीकरण क्या होता है, क्या कहेंगे? जीवधारियों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी समानता असमानता के अनुसार सामूहिकरण किया है। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। गुणों के आधार पर उनका होता है, अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। जंतुओं का वर्गीकरण कैसा होता है? संरचना के आधार पर होता है। मेरुदंड के आधार पर, संरचना मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी हो तो उसके आधार पर किया जाता है कि नहीं है उपस्थिति पर। प्रजनन विधि पे किया जाता है। कुछ में अलैंगिक प्रजनन होता है, कुछ में लैंगिक प्रजनन होता है। इंग्लिश में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वास स्थान के आधार पर किया जाता है, उनके हैबिटेट पे किया जाता है। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं। कीट पतंग जो जमीन पे रहते हैं जैसे हम लोग हो गए, कुछ पानी में रहते हैं। जो जमीन पे रहते हैं मैमल्स बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं क्या रहते हैं उनको जलचर बोलते हैं। और जो दोनों पे रहते हैं उन्हें उभयचर बोलते हैं। पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। जब मेढक और कछुआ, उनको हम क्या बोलेंगे? उभयचर बोलेंगे। संरचना के आधार पर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर अंग्रेजी में, और मल्टी सेलुलर बोलते हैं। एक कोशिका जिसमें एक कोशिका उसको हम एक कोशिकीय बोलेंगे। जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। एक कोशिका की उत्पत्ति, इनको हम प्रथम जीव मानते हैं। जो एक कोशिका जीव होते हैं यूग्लिना पैरामीशियम, इनको हम प्रथम जीव मानते हैं। उसके बाद बहुकोशिकीय सामान्यतः हाइड्रा आ गया, आपका हम आ गए बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेढक आ गए, घोंगा आ गए एक्सेट्रा। मेरुदंडीय वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर, मेरुदंड के आधार पर हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे हम कशेरुकी जंतु बोलते हैं। जिन जंतुओं में शरीर के रीढ़ की हड्डी मेरुदंड होता पाई जाती उसे हम कशेरुकी जंतु बोलते हैं। जैसे मछली, मेढक, पक्षी, गाय, हम लोग, मनुष्य, इसे हम कशेरुकी जंतु बोलते हैं जिसमें मेरुदंड पाया। जिसमें मेरुदंड नहीं होता है, कीड़े मकोड़े हो गए, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि हो गया, तो उसे हम अकशेरुकी जंतु बोलते हैं। ये देखिए, अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु में कीड़े मकोड़े, टिड्डा आ गया, आपका तिलचट्टा आ गया। कशेरुकी में हम आ गए, मनुष्य आ गए, चिड़िया आ गई, चूहा आ गया, मछली आ गई, मेढक आ गई। आपका कशेरुकी जंतु। प्रजनन विधि के आधार पर अभी बताया था ना, वो भी पूरा जो अंडा देते हैं और विविपेरस जो बच्चा पैदा करते हैं। तो वो भी पेरस को हम हिंदी में कहते हैं अंडीयूज।
वह अंडा देने वाले जंतु को हम अंड्यूज कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, छिपकली हो गई, सर्प हो गया, पक्षी हो गया, कीड़े मकोड़े, ये सब अंडा देते हैं, इसको हम अंड्यूज करते हैं। और जो जरायुज बीवी पेरस होते हैं, जो बच्चा देने वाले जंतुओं को हम जरायुज बोलते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, बकरी, गाय को हम जरायुज बोलते हैं। वास स्थान की हम बात करें, मतलब उनके हैबिटेट पे बात करें, जलीय जंतु मतलब जो पानी में रहते हैं, वायु जंतु जो हवा में रहते हैं, स्थलीय जंतु जो जमीन पे रहते हैं, जैसे बकरी, मनुष्य। और वायु जंतु क्या हो गया, पक्षी जो हवा में रहते हैं। और जलीय जंतु मेढक हो गया, मछली हो गया, समझे। और ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों पे जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम उभयचर जंतु कहते हैं। जो अभी बताया आपसे, मेढक और कछुआ। इतना क्लियर, ये आप कर लिए। अब पौधों का वर्गीकरण करते हैं, तो पुष्प के आधार पे करते हैं पौधों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर, उनके आकार के आधार पे करते हैं, फिर आयु के आधार पे करते हैं। तो पहला हमने थियोफ्रेटस, एक वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है थियोफ्रेटस को, और लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। जो ये थियोफ्रेटस वैज्ञानिक साहब थे, वनस्पति बॉटनिस्ट थे, इनको हम बॉटनी का जनक कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। और कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक जब बोला जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था, लिनियस थे। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, थियोफ्रेटस थे। फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल थे। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल। क्लियर। पुष्प के आधार पर क्या क्या होता, पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे में पुष्प और फल लगते हैं, ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई, जैसे गुलाब, सरसों का पौधा, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि, इसको हम पुष्पी पौधे बोलते हैं। पुष्प, तना सब चीज होता है, सरसों, गुलाब, देखो विभिन्न प्रकार पुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे क्या होते हैं, इस पौधों में पुष्प कभी नहीं लगता, जिनमें पुष्प कभी न, उसे हम अपुष्पी पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। पुष्पी पौधों में क्या होता है, जड़, तना होता ही नहीं है, जड़, तना, पत्ती होता ही नहीं, इनमें पुष्प कभी नहीं लगता, फल कभी देते। जब फूल ही नहीं लगेगा तो फल आएगा ही नहीं। इनका वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं का बीज धारियों उत्पन्न करते हैं, जिसे बीजाणु द्वारा किया जाता है। इसमें क्या आते हैं, आपके कवक आएंगे, शैवाल आएंगे, मॉस आएंगे, फर्न आएंगे। क्या क्या आएंगे, कवक आएंगे, फंजाई आएगा, शैवाल आपका एल्गी आएगा, मॉस आएगा और फर्न आएगा। काई देखते हो ना बरसात में लग जाती है, ये अपुष्पी पौधे हैं, इसमें कभी पुष्प नहीं आते। कुकुरमुत्ता देखे हो, खुखड़ी कहते हैं तुम्हारी भाषा में, वो कवक है, इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ये कुछ कवक जहरीले होते हैं, जैसे मोरटीला हो गया, ये सब जहरीले हो गए, एस्पेरगस हो गया, ये सब कवक है, राजूपस। उसके बाद देखो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं, ये सब स्पाइरोगाइरा है, एक्लियोडोमोनस है, और ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, गोलमटोल, ये कवक है, विभिन्न प्रकार के मॉस हो गए, फर्न हो गए। उसके बाद आता है हमारा विभिन्न प्रकार के पौधे। आयु के आधार पर देखते हैं क्या होता है। आयु का प्रत्येक जीव जंतु आयु निश्चित होती है, प्रत्येक जीव जंतुओं की आयु क्या होती है, वो निश्चित होती है। उस समय को पूरा करते उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे प्रत्येक जीव जंतुओं की होती है एक आयु निश्चित, कोई 60 साल, मनुष्य जो होता है 60-70 साल जीता है, कुत्ता जो होता है 14-15 साल जीता है, घोड़ा 30 से 40 साल जीता है। तो इनकी जब आयु कंप्लीट हो जाती है तो ये मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। कुछ पौधे कुछ महीनों में ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं 1-2 महीना, एक सीजन चला, बरसात के बाद ठंडी तक चले, जैसे ठंडी तक चलेगा, उसके बाद जैसे ही ठंडी खत्म होगी, वो धूप तेज होगा तो मुरझा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। जबकि कुछ पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। पौधों के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया। एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं, ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं, जैसे पौधा 1 ही साल के अंदर बड़ा हुआ, बीज से फला फूला, फिर समाप्त हो गया। उदाहरण के लिए चना, मटर, जो गेहूं, हमारे जो अनाज है, ये 1 वर्षीय पौधे, ये क्या है, 1 वर्षीय पौधे। 2 वर्षीय पौधे क्या है, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में जड़, तना, पत्तियां पूर्ण विकसित होते हैं, दूसरे में पुष्पन, फलन होता है। जैसे केला, केला 2 वर्षीय है। जैसे पहले साल इसको बोएंगे तो इसमें पत्ती, जड़, तना आएगा, दूसरे साल इसमें फूल फल आता है।
बहुवर्षीय पौधे जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं उसे बहुवर्षीय पौधे बोलते हैं। जैसे दूब घास हमेशा रहता है, गुलाब वो कई साल तक चलता है, कटहल हुआ, आम हुआ, एक्सेट्रा। अब ये हो गया पौधों के वर्गीकरण, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय हो गया। पौधों का विभिन्न भागों की संरचना का कार्य, पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उनकी संरचना क्या है, उनके कार्य क्या है। पेड़ और पौधे के क्या क्या भाग हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प है, फल है, अलग अलग ये सब मिलकर है। ये पूर्ण रूप से पौधे का भाग है। पूरा ये सब जब मिला गया तो एक पौधा तैयार होता है, एक पेड़ तैयार होता है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, जो जड़ तंत्र मिट्टी के अंदर जो है उसको हम जड़ तंत्र बोलेंगे, और जो मिट्टी के ऊपर है उसको हम प्ररोह तंत्र बोलते हैं। प्ररोह तंत्र में आपका क्या क्या आएगा, पुष्प आएगा, फल आएगा, तना आएगा, पत्ती आएगी। और जड़ तंत्र में क्या होगा, प्राथमिक जड़ जो पहला जड़ निकलता, द्वितीयात्मक जड़ जो होता है जो दोबारा निकलता है उसे, ये देखिए प्राथमिक जड़ है, ये द्वितीयात्मक जड़ है, सरसों का पौधा है। उसके बाद हम चलते हैं जड़। जड़ क्या होता है, बीज से जो पहला अंग निकलता है पौधे का उसको हम जड़ बोलते हैं। जड़ क्या है, जमीन में स्थिर होते हैं। ये अपने परिवेश में पाए जाने कुछ पौधे जैसे चना, मटर, घास को उखाड़ कर उनके जड़ों को अवलोकन करते हैं, देखेंगे। चना मटर में एक मोटी सी जड़ है जिसे अनेक पतली शाखाएं निकलती हैं, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं। घास एक ही अनेक शाखाओं के रूप में होती है, उन्हें हम अब स्थानिक जड़ कहते हैं। जड़ दो प्रकार के, तो पहला क्या होता है मूसला जड़, दूसरा क्या होता है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ क्या होता है, पहला जड़ जो होता है उसे हम मोटा होता है उसे मूसला जड़ बोलते हैं। मूसला मतलब थोड़ा हल्का मूसर टाइप होता है, मूसला जड़ बोलते हैं। जब उसमें से अलग अलग जड़ निकले पहले तो उसे हम अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। तना, तना पादप का प्रो तंत्र का सबसे दृढ़ भाग होता है। जो फूल, पत्ती, तना, फल ये सब मिलाकर प्ररोह तंत्र बनाते हैं, सबसे दृढ़ भाग होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं, पौधे का स्तंभ भी कहते हैं। ये पौधे को सपोर्ट करता है, पौधे को सपोर्ट करता, दृढ़ होता है। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं, पुराने होकर शाख, झाड़ी, वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। में गांठ जैसी संरचना आती है जिसको हम पर्वसंधि कहते हैं। तने में गांठ जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है, संरचना बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को हम पर्व बोलते हैं। जैसे ये है नोड और इंटरनोड बोलते हैं, ये है, ये है। मान चलिए आपने गन्ने का देखा होगा ना, तो उसमें जो होता है ये आपका नोड है, ये आपका इंटरनोड कहलाता है। गन्ना दूब घास में देखा होगा। ये देखिए पर्व संधि, पर्व, पत्ती, ये रहा पत्ती, पर्व, पर्व संधि। पौधे में पत्ती क्या होती है, जो पौधे में पत्ती कैसे पहचानेंगे, पत्ती हरे रंग की होती है। पत्ती का हो जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे पड़धार कहते हैं। पत्ती का चपटा भाग पड़फलक कहलाता है। पड़फलक पड़धार के बीच डंठल नुमा भाग पड़वृंद कहलाता है। ये देखिए ये पड़धार है, ये पड़वृंद है, ये पड़तट है, ये पड़ाग्र है जो किनारा होता है सुनुमा, ये जो होता है कक्षस्थ होता है ना। सामान्यतः पत्तियां हरी की होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है। पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। इसमें मैग्नीशियम एलिमेंट तत्व पाया जाता है, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। जो ऊपरी सतह होती है चिकना होती है, जो निचली सतह होती है वो क्या होती है, खुरदुरी होती है। वो क्या होती है, खुरदुरी होती है। वहीं पे स्टोमेटा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन हमें देता है, समझे। ये रंध्र की उपस्थिति होती है, इन छिद्र द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, एक्सक्रीशन, प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण प्रक्रिया करती है। पुष्प क्या होता है, पौधे का सबसे आकर्षण और महत्वपूर्ण भाग होता है। जो आकर्षण होता है, जो कलरफुल होता है, रंग बिरंगे होते हैं, उससे हम पुष्प कहते हैं। यह पौधे तने के ऊपर शाखाओं में लगे होते हैं। इनकी कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बनती हैं। बाद में जब पुष्प की पंखुड़ियां हट जाती हैं तो बीज का रूप लेते हैं। बीज जो है इकट्ठा, स्टार्च जब उसमें इकट्ठा हो जाता है तो वो फल के रूप में हमें प्राप्त होता है।
बाह्य दल होता है पुष्प का, दल होता है पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। ये देखते हैं, ये रहा पुष्प, ये रहा आपका पुष्प वृंत, ये बाह्य दल है हरा हरा। अंडाशय अंदर होता है, पूर्ण केसर होता है, वर्तिका होती है, दल होता है, वर्तिकाग्र होता है। पौधे विभिन्न गुणों का रूपांतरण, भोजन संग्रह करने के लिए जड़ों का रूपांतरण। हम देखेंगे गाजर, मूली, शलजम, चकुंदर बीज बोते हैं, 1 माह के अंदर इनका अंकुरण से अंकुरण से बने जड़ तंत्र का अध्ययन करते हैं। इनके पश्चात लाकर इनकी जड़ों को विस्तार से अध्ययन करते हैं, क्या परिवर्तन दिखाई दे। ये सभी मूसला जड़ें होती, प्राथमिक जड़ें होती, रूपांतरण होते हैं। गाजर की जड़ें मोटी और नीचे ऊपर मोटी होती हैं, नीचे पतली होती हैं। इसी तरह जो आपका शलजम है कुंभरूपी होता है, बीच में मोटा होता है, नीचे पतला होता है। गाजर मूली का सेम होता है, शंख रूपी तर्क रूपी होता है। इसी प्रकार डहेलिया शक्कर में जड़ों एकत्रित करते हैं, इनको हम विशेषताएं देखेंगे। डहेलिया शक्कर जड़ें भोजन एकत्रित में फूल कर कंद में बदल जाती है, कंद रूप में। डहेलिया फूल कर की फूल की शकरकंद जड़ें अब स्थानिक जड़ों उदाहरण है। मूली, गाजर, शलजम, शक्कर आदि जड़ों से हम खाते हैं। ये मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद ये सब क्या जड़ें हैं जिसको हम खाते हैं, याद रखिएगा। शलजम की जो जड़ होती है कुंभ रूपी होती है, गाजर का शंकु रूप होता है, कोनिकल होता है, और ये जो था ट्यूबरस, मूली क्या होता है ट्यूबरस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद डहेलिया का पुलकित जड़ है, ये देखिए शकरकंद कांदिल जड़ें होती है, क्या होती है कांदिल जड़ें, उसकी जो जड़ें होते हैं अब स्थानिक जड़ का रूपांतरण है। भोजन ग्रहण करने के लिए तनों का रूपांतरण, आलू जो है रूपांतरित तना है, आलू देखिएगा, ये रहा आलू। उसी प्रकार अदरक भी आपका तना है, अदरक भी क्या है तना है। अरवी, अरवी भी क्या है वो भी तना है, अदरक भी क्या है तना है, क्लियर। तने का सहारा देने का रूपांतरण, जैसे गन्ने को तने को सहारा देने के लिए स्टिल्ट रूट निकलते हैं, स्टील तने को सहारा देने के लिए जड़ें निकलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टिल्ट रूट बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। आरोहण के लिए रूपांतरण, सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते हैं, कुछ पौधे कमजोर होते हैं, जैसे कद्दू, तरुई, लौकी, इनको हम क्या करते हैं सहारा देते हैं, उसको हम आरोहण के लिए रूपांतरण करते हैं। पादपों का सूची बनाए, वो दूसरे पौधे पर सहारा लेके चढ़ते हैं। कद्दू हुआ आपका, लौकी और तोरई हुआ, ये देखिए कद्दू हुआ, तरुई, तना, ये देखिए निकल रहे हैं ना ये सब, इससे सहारा लेके चढ़ते हैं दूसरे पौधे में। हमने क्या क्या सीखा, जीवों पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रजनन आदि जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। सजीव जैविक क्रियाएं होती हैं, जबकि निर्जीव अजैविक क्रियाएं जैविक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहते हैं, जिनमें सभी जैविक क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं जैसे केचुआ, मनुष्य। करे कशेरुकी जंतु, कशेरुकी जंतु क्या होते हैं जिसमें मेरुदंड पाए जाए, गाय हुआ, मेढक हुआ, मनुष्य हुआ, इसमें मेरुदंड पाए जाते हैं। और कशेरुकी जंतु क्या, केचुआ जो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इतना क्लियर। आकार के आधार पौधों को हम शाक, झाड़ी, वृक्ष में भाग देते हैं। आकार के आधार पर पौधे को हम शाक, झाड़ी, वृक्ष के होते हैं वर्गीकरण करते हैं। वायु के आधार पर इसको हम 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय में वर्गीकरण करते हैं। पौधे का वायुनी भाग प्रदोह तंत्र, जो ऊपर का भाग है प्रदोह तंत्र, और जो जमीन के अंदर होता है जड़ तंत्र बोलते हैं। पुष्प पौधे का आकर्षण अंग होते हैं, जिनमें सामान्यतौर पर बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। गाजर, मूली, शलजम की जड़ें के भोजन ग्रहण करना फूल जाती है। गाजर शंकु रूप है, पूछा जाता है, गाजर शंकु रूप है, मूली तर्क रूप है, और शलजम जो है कुंभी रूप है, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। गाजर शंकु रूप है, मूली तर्क रूप है, और शलजम कुंभी रूप उदाहरण है। आलू, अदरक, अरबी भूमिगत तने का रूपांतरण है, और प्रतान कमजोर तनों अवरोहण की सहायता होती है, जैसा आपका कद्दू हुआ, लोई, तरोई हुई, नेनुआ हुआ, करेला हुआ, तो इसको जो होती है सहारे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक हम आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो हमसे क्लास में पूछ सकते हैं।